जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आपने अब तक मेरा ख्याल है पढ़ लिया होगा कंटेंट इसके, जो सुन लिए होंगे, जो इमरान खान साहब साबिक़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने एक मज़मून लिखा है इसमें। और जो मैगज़ीन है इंग्लिश का वीकली है एंड वेरी मतलब है उसको आप कह लें क्रेडिबल, वेरी फेमस वन द इकोनॉमिस्ट। तो उनमें इमरान खान साहब का एक आर्टिकल छपा है, या उनका कहें कि उन्होंने खुद लिख कर भेजा, और बाई इनविटेशन, दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट। कि उससे लगता है कि उन्होंने इकोनॉमिस्ट ने उनको रिक्वेस्ट भेजी है, उनको इमरान खान साहब को, कि आप हमारे लिए, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, आप जेल में हैं, तो आप इस पर कोई अपना पीस लिखिए, हमारे लिए कोई आर्टिकल लिख कर भेजें। सो खान साहब जो हैं उन्होंने वो आर्टिकल लिख कर भेजा है। अगरचे बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने नहीं लिखा होगा, फैसिलिटीज़ नहीं है उनके पास जेल में, लेकिन कोई ना कोई वकील वगैरह मिलते रहते हैं, तो उनसे जनरली पॉइंट्स वगैरह उनसे डिस्कशन हुई होगी। क्योंकि खान साहब की पोजीशन जो है वो सबको पता है, नोन है, कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है जो उन्होंने उस आर्टिकल में लिखी है जो आपको मुझे ना पता हो या दुनिया को ना पता हो। लेकिन अगेन उसको रीएनफोर्स किया गया है, तो लगता यह है कि किसी ने बैठ कर खान साहब से एक उसमें जेल में डिस्कशन करने के बाद कि ये जो ब्रॉडर पॉइंट्स हैं जो हम एक आर्टिकल की शक्ल दे के इकोनॉमिस्ट को भेजेंगे और वहाँ पे छप जाएगा, या किसी ने टाइप करके ले गए होंगे, वकील वगैरह डॉक्यूमेंट्स में ले जाते हैं, तो खान साहब ने एक उनको नज़र पढ़ लिया होगा, उन्होंने ओके करके भेज दिया होगा। इसमें घोस्ट राइटिंग्स भी होती है बाज़ दफ़ा, कि आप अपने लीडर जो है या कोई भी आपका पार्टी का रहनुमा जो है उससे आप उसमें जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि जी क्या क्या चीज़ें इसमें इनकॉर्पोरेट करनी है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, फिर उसको बैठ के एक अच्छी इंग्लिश के साथ या उसको एडिट करके आप न्यूज़पेपर को भेज दो। तो मोस्टली ही कुछ होता है, जो बड़े लीडर्स होते हैं तो खुद नहीं लिखते, तो लेकिन उनके आगे बैठ स्पीच राइटर कह लें या घोस्ट राइटर जो हैं वो लिखते हैं। उसमें जो उसका जवाब आया है, अगरचे उस आर्टिकल से वो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बड़ी उनको हिम्मत मिली है कि खान साहब जो हैं उन्होंने हौसला नहीं हारा और जेल में बैठने के बावजूद बड़ा सख्त आर्टिकल उन्होंने लिखा है, और बड़ी उन्होंने उसमें बहुत सारे पॉइंट्स उठाए जो मैं अभी आपके साथ वो डिस्कशन करता हूँ। तो लग रहा है कि ही इज़ डिफाइंग ऑल पावरफुल पीपल जो हैं, जो उनके बकौल जिन्होंने उनको जेल में रखा हुआ है। इस पे तो आते हैं कौन कौन से बड़े अहम पॉइंट्स हैं जिन पे थोड़ी सी बात करने की ज़रूरत है। और साथ में हमने ये देखा है कि आज ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है निगरान मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उनका ट्वीट आया है जिसमें वो ये कहते हैं जनाब कि हम इकोनॉमिस्ट को एक लेटर लिख लिया, हुकूमत पाकिस्तान लिख रही है कि जनाब आपने एक यहाँ मजमून छापा इमरान खान साहब का, और हमारे लिए बड़ा पजलिंग है, मतलब डिस्टर्बिंग है कि ये कैसे आपके यहाँ इतना बड़ा मीडिया ग्रुप है। ये मुर्तज़ा सोलंकी साहब अपने उसमें ट्वीट में लिखते हैं, इतना बड़ा मीडिया ग्रुप है और एक ऐसे बंदे के नाम से छप गई है चीज़ें जो वहाँ पे जेल में है और जिसको सज़ा हो चुकी है। सो उन्होंने उनके उनके ये प्रोफेशनल या एडिटोरियल ये क्रेडेंशियल्स पे भी क्वेश्चन उठाए हैं उन्होंने, ये मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने। वो ये कहते हैं कि जनाब कि हमारा तो ये ख्याल था कि कुछ इसके कोई एथिकल कोई स्टैंडर्ड्स होते हैं, आप कोई रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म को प्रमोट करते हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि ये फैसला कैसे किया गया एडिटोरियली तौर पर, और डिड यू अगर रीच टू दिस उसके डिसीजन कि जी हमने इमरान खान साहब जेल में हैं, पाकिस्तान में हैं, उनके मुकदमे हैं, उनके ट्रायल हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, आपको कैसे ख्याल है? आपने कहा नहीं जनाब कि खान साहब को हम जो है ना उनको इनविटेशन भेजते हैं और उनको हम थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी देते हैं, उनको लेजिटिमेसी देते हैं। कि मतलब ये था कि अगेन उसमें कहना वो ये चाह रहे थे कि जो बंदा जेल में हो, सज़ा हो चुकी हो, उसकी क्या लेजिटिमेसी है या उसकी क्या ऐसी बात जो है ना आप लोग उनसे आपने आर्टिकल लिखवाया है या उन्होंने उसमें बैठ कर वो चीज़ें जो हैं उसमें छपी है। इसमें भी उन्होंने हवाला दिया घोस्ट आर्टिकल जो है, कि उन्होंने कहा इससे पहले जो हैं दुनिया के और भी हिस्से जो हैं, क्या इस तरह के जो पॉलिटिशियन जेलों में पड़े हुए हैं, क्या उनके भी नाम को इस्तेमाल करके आर्टिकल जो हैं वो इकोनॉमिस्ट ने छापे हैं या नहीं न छापे। और अगर जेल कन्विक्ट मतलब जेल में बैठे हुए कैदी जो हैं वो ये मीडिया को लेटर लिखने के लिए आज़ाद हैं, तो वो तो फिर हमेशा वो इस तरह के मौके इस्तेमाल करेंगे और वन साइडेड अपनी जो उनके दुख हैं या ग्रीवेंसेज हैं, शिकायतें हैं, वो करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो नीचे मैं पढ़ रहा था उमर वराइज साहब हैं, उमर वराइज जो हैं ये लंदन बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान में भी रहे हैं, गार्डियन के भी रिपोर्टर हैं। तो उन्होंने उनको कमेंट के जवाब में उन्होंने लिखा है, मुर्तज़ा सोलंकी साहब के कमेंट के जवाब में वो ये कहते हैं जनाब कि ये माजी में बल्कि सेंचुरीज़ वो ये कहते हैं कि लोगों को इस तरह सज़ाएँ भी होती रही हैं, उनको ऑन पॉलिटिकल इस पे ग्राउंड्स पे होती रही हैं, और वो लिखते भी रहे हैं, सज़ाएँ भी होती रही हैं और जेलों से बैठ के वो लिखते भी रहे हैं। बल्कि वो तो ये कहते हैं कि जेलों से बैठ के लोगों ने तो अपनी ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी हैं। मशहूर ज़माना जो सबसे बड़ी ऑटोबायोग्राफी है वो तो उनकी है, नेहरू साहब ने लिखी वहाँ से। फिर हमने देखा भुट्टो साहब ने अपनी बुक लिखी इफ़ आई एम असैसिनेटेड, कि अगर मुझे कत्ल किया गया, वो भी जेल में बैठ के लिखी थी, जो बाद में लीक की गई थी वहाँ से
उन्होंने जो पेपर्स है वो लीक किए गए थे और बाद में जाके छपी थी, क्योंकि पाकिस्तान में तो उसे छपने का नहीं था। और भी बहुत सारी हवाले दिए जा सकते, लेकिन मेनली तो ये है। बल्कि वो नेहरू साहब जो थे, उन्होंने इंदिरा गांधी अपनी बेटी को लेटर्स लिखे थे, उस जेल से बैठ कर लेटर्स लिखे थे, जो बहुत बड़ी किताब की शक्ल में फिर वो छपे और आज तक दुनिया में पढ़े जाते हैं। सो वो ठीक कह रहे हैं उमर बड़ाई साहब कि इस तरह की चीज़ों पर तो होते रहे हैं, लोग लिखते रहे हैं, किताबें भी लिखते रहे हैं, वहाँ से वो लेटर्स भी लिखते रहे हैं, चीज़ें छपती भी रही हैं, बुक्स भी आती रही हैं। बहरहाल ये अपनी एक साइड पर। अब देखते हैं कि इनको इकोनॉमिस्ट जो है मुर्तज़ा सोलंकी साहब को क्या जवाब देते हैं। एक तो एक साइड, लेकिन जो उनके खान साहब के अपना जो उन्होंने आर्टिकल लिखा है या उनके नाम से जो छपा है, डेफिनेटली उनकी एंडोर्समेंट है। उन्होंने उसमें 7-8 लोगों को या इदारों को टारगेट किया और नाम लेके किया, खुलकर उन्होंने उसमें लिखा है। एक तो उन्होंने जनाब इसमें पाकिस्तानी फ़ौज उसका क्लियरली लिखा है, फिर उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को उन्होंने टारगेट किया है, फिर इसके बाद उन्होंने ये सिविल ब्यूरोक्रेसी को टारगेट किया है, फिर नवाज शरीफ साहब टारगेट हुए हैं, फिर अमेरिकन टारगेट हुए हैं, फिर जनरल बाजवा टारगेट हुए हैं, अदालतें टारगेट हुई, इलेक्शन कमीशन हुए हैं। सो कोई इस वक्त जितने भी पाकिस्तान में आप कह सकते हैं ये वहाँ पे ये आपके इदारे हैं, उन तमाम के हवाले से खान साहब ने अपनी ओपिनियन का इजहार किया है। और अगेन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि कोई चीज़ इसमें, नो ऑफेंसेस टू हिज फैन क्लब खान साहब के, कोई नई चीज़ नहीं है। तो लेकिन कहा जाता है कि पुरानी चीज़ को भी अब नए अंदाज से पेश करते हैं, जो आपको बतानी पड़ती है लोगों को ये। और स्पेशली जब इमरान खान साहब के ख्याल में, मैं इकोनॉमिस्ट के लिए दुनिया के सामने अपना मुकदमा रख रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, लोग पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ली जाएगी, डिबेट हो जाएगी। इवन मैं इंडियन उसको देख रहा था, मीडिया देख रहा था, उन्होंने पिक किया है इसको, इकोनॉमिस्ट को, इसके आर्टिकल को, खान साहब के, उन्होंने भी इसको रिप्रोड्यूस किया। दुनिया का और भी बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स जो हैं उन्होंने भी इसको स्टोरी को उठाया। पाकिस्तान में बहुत सारा आपको पता है कि ये चीज़ें जो हैं इन पर डिबेट हो रही है, इस पर क्वेश्चन हो रहे हैं, इस पर प्रोग्राम्स हो रहे हैं। जैसे मैं वील लाक कर रहा हूँ और बहुत सारे लोगों ने वील लाक के मकसद तो यही था ना कि अपना मैसेज जो है खान साहब जेल से वो बाहर पहुँचाएँ और लोगों को बताएं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं ये क्रेडिबल नहीं है। और खान साहब ने प्रेडिक्शन किया कि इस तरह के इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, रिग्ड करके एक पार्टी को बाहर रख के कोई इससे पाकिस्तान के मसले जेन्युइन जो हैं हल नहीं होंगे, ना हमारी इकॉनमी ठीक होगी। रीज़न वो ये समझते हैं कि फ्री फेयर इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में नहीं हो रहे। अब इसमें जो उन्होंने कहानी सुनी है फिर वहीं से शुरू किया उन्होंने कि वही साइफ़र से उन्होंने बताया है कि साइफ़र जो है कि कैसे अमेरिकन ने वो डिप्लोमेट जो थे वो मिले और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को ख़त लिखा और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कैबिनेट में बताया। और इसके बाद जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने हमारी हुकूमत उलट दे दी। और साथ में उन्होंने कहा जनरल बाजवा जो हैं वो उनके साथ राब्ते में थे, जो PDM की हुकूमत थी और PDM के जो लोग थे, ही वॉज इन टच विद दैम, और उनके साथ मिलकर कू की गई है। वजह क्या बताई उन्होंने कि मेरे खिलाफ अमेरिकन ने कू क्यों करवाई है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं कि अमेरिकन जो हैं वो मतलब हमसे अड्डे मांगना चाह रहे थे तो मैंने अड्डे नहीं दिए थे, और मैं बड़ी फेयर और बड़ी एक न्यूट्रल एक फॉरेन पॉलिसी में मैं फॉलो कर रहा था, क्योंकि मैंने अड्डे नहीं दिए अमेरिकन को, तो लिहाजा इसके बाद वो नाराज़ हो गए। अब इस पर बड़ा एक दिलचस्प कमेंट है, इस पर मैं पढ़ रहा था किसी को, इसी पे किसी का कमेंट था, वेरी इंटरेस्टिंग वन, शायद आपको पसंद है, बहुत सारों को नहीं आएगा जो खान साहब के हामी है। उन्होंने कहा खान साहब की हुकूमत को गए हैं 2 साल होने वाले हैं अभी इसमें मार्च में, अप्रैल में। तो जनाब उनके जाने के बाद क्या अमेरिकन से अड्डे लिए पाकिस्तान से? खान साहब ये कह रहे थे अमेरिकन मुझसे अड्डे मांग रहे थे तो मैंने नहीं दिए, तो उन्होंने कहा जी इनको हटा के ये PDM की हुकूमत को ले आते हैं, वो अड्डे देंगे हमें। तो अड्डे दिए उन्होंने इन 2 सालों। अमेरिका तो अब घास नहीं डाल रहा, हम अमेरिका के पीछे हैं कि भाई साहब कोई आए, कोई हमसे बातचीत करें, कोई अड्डे चाहिए, कोई और चीज़ चाहिए, ताकि पाकिस्तान को जो मिलिट्री एड मिलती थी, इकनॉमिक एड मिलती थी, हर साल आपको 1.5 द्वारा कोलेशन सपोर्ट आपको फंड मिलता था जिसकी इकॉनमी ठीक चल रही थी, डॉलर हमारा स्ट्रांग था, वो तो अमेरिकन तो इसे पुल आउट कर गए। अमेरिकन से डायरेक्ट अब वहाँ पे तालिबान के साथ उनका कोऑपरेशन चल रहा है अगेंस्ट वो दूसरे ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे, तो उनके खिलाफ तो वो खुद अब उन्होंने पाकिस्तान को एंगेज करने के बजाय अमेरिकन से वहाँ तालिबान को एंगेज किया, उनके साथ उनके बल्ले बल्ले हो रही है। तो वो ये कहते हैं कि खान साहब की हुकूमत अगर वो इस वजह से हटा रहे थे अमेरिकन जो है कि वो इनसे अड्डे मांग रहे थे और ये नहीं दे रहे थे, हालांकि अमेरिकन से उस वक्त तक अड्डे इनसे नहीं मांगे थे। मैं खान साहब से भी उसने यही कहा था कि अगर मांगे आपसे अमेरिकन, तो अमेरिकन ने कोई उसको इनकार किया था, फ़ौज भी करती रही थी। अगरचे बाद में वहाँ से कांग्रेस और उधर सेनेट से आया था कि उनके NSA ने बताया था कि हम पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं कि हमें अड्डे चाहिए, लेकिन वो कहीं पर बाद में बात दब गई थी, अड्डे हमें नज़र नहीं है। खैर ये तो एक साइड पर चीज़ थी। सो वो ये कहते हैं कि खान साहब के तमाम इदारे, सिक्योरिटी एजेंसी हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, फ़ौज हो, या इसमें इलेक्शन कमीशन हो, अदलिया हो, इन्होंने मेरी पार्टी के खिलाफ बहुत सारे क्रैक डाउन किए हैं।
उनको ये घरों से उठाया गया है, उनको मारा पीटा गया है, उनकी लॉयल्टीज़ चेंज करवाई गई हैं, नई पार्टी में शामिल करवाया गया है। प्लस वो ये कहते हैं 9 मई वाली बात कहते हैं जनाब, ये इनका अपना मंसूबा था, इन्होंने ख़ुद इस तरह की प्लानिंग की हुई थी और इनका मकसद यही था कि जनाब कि मेरी पार्टी के खिलाफ क्रैक डाउन करें। सो 9 मई को जो कुछ भी हुआ है वो खान साहब इससे बिल्कुल अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं, हमारा तो कोई तल्लुक़ नहीं है, हमारी पार्टी का कोई तल्लुक़ नहीं है, ये सब कुछ जो हुआ है प्लानिंग थी, फॉल्स फ्लैग एक ऑपरेशन किया गया और हमारे वर्कर्स को इसमें फंसा दिया गया। एक चीज़ उन्होंने यहाँ पर एक और बात की है और साथ में ये कहते हैं जनाब अपना वो बताते हैं मेरे ऊपर 2 कातलाना हमले हुए हैं 2 दफ़ा, नॉमिनेशंस का बताया कि जनाब कि मुझे लगे उसमें जेल में उसमें बैठा हूँ, मेरा वहाँ ट्रायल हो रहे हैं और कैद तनाई में मुझे उन्होंने यहाँ पर उन्होंने रखा। मैं कि अगेन कुछ पॉइंट्स बनाए हुए तो मैं वहाँ से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी पार्टी पर जैसे वो बार बार कह रहे हैं, पार्टी पर उन्होंने ये तशद्दुद किया है उनके वर्कर्स को और मेरे खिलाफ कू की गई, लोग जब बाहर निकले प्रोटेस्ट करने के लिए तो उनको मारा पीटा गया। अब वो ये कहते हैं कि जनाब एक तरफ तो ये हो रहा है कि मेरी पार्टी के इलेक्शन नहीं होने दिए, इलेक्शन नहीं होने दिए गए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो नहीं माने गए, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के असम्बलियाँ तोड़ी गई थी तो उनको इलेक्शन होने थे 90 दिनों में, वो नहीं करवाए गए। और अब जितनी भी केयर टेकर हुकूमत जो इलेक्शन करा रही है ये इलीगल हैं, इनकी तो कोई लीगल इनकी हैसियत नहीं बनती। सो ये गैर कानूनी हुकूमतें हैं जो इस वक्त बैठ के इलेक्शन करवा रही हैं। प्लस वो ये कहते हैं जनाब के नवाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब का वो कहते हैं कंपैरिजन ड्रा किया है कि 4 साल तक वो एज एन अब्सकॉन्डर या मफरूर के तौर पर, इश्तिहारी के तौर पर लंदन में बैठ रहे हैं, वापस आते उनके सारे के सारे केसेस जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं और मेरे ऊपर मज़ीद केसेस जो हैं तो वो बना दिए गए हैं। और इस वक्त वो कहते हैं कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जो मुजरिम था वो उस नवाज शरीफ का कहते हैं कन्विक्ट था, तो कन्विक्ट पे ऊपर से सारे केसेस ख़त्म करवा दिए गए हैं और मैं जो पॉपुलर लीडरशिप थी, पॉपुलर लोग थे, हमारे ऊपर जो है वो किए गए हैं। इवन गद्दारी के मेरे ऊपर मुकदमे कर दिए गए, सेडिशन केसेस बना दिए गए हैं, 200 केसेस खान साहब कहते हैं मेरे ऊपर बनाए गए हैं। और वो दूसरी तरफ वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन जो है जितवा के वज़ीर-ए-आज़म बनाएगी, लिहाजा इन इलेक्शन की ना कोई क्रेडिबिलिटी है, ना वो समझते हैं कि इन इलेक्शन से कोई ये मुल्क के इस वक्त मौजूदा मसाइल हल हो सकते हैं। सो खान साहब ने जो उनका पुराना एक नैरेटिव है पिछले 2 साल से बार बार आप और मैं सुनते रहे हैं, उन्होंने दोबारा इंटरनेशनल फोरम पे इकोनॉमिस्ट के ज़रिए वो किया है जिस पे लग रहा है विजिबली तौर पर ये हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको धचका लगा है, नखुश है कि खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जो है दोबारा पूरी दुनिया में उनके उसमें जाएगा और उनके लिए शायद प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेगा, एक और कंट्रोवर्सी जो शुरू होगी। देखते हैं इकोनॉमिस्ट जो है वो मुर्तज़ा सोलंकी साहब को इसका क्या जवाब देते हैं और इस्टेब्लिशमेंट जो है इस कॉलम के बाद, इस आर्टिकल के बाद वो मज़ीद खान साहब और उनकी पार्टी के लिए और क्या क्या स्टेप्स जो है ना वो लेगी। ये कुछ दिनों में ये बात जो है ना मेरा ख्याल क्लियर हो जाएगी।